हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा। तो बेसिकली नए लुक के साथ और नए सिस्टम के साथ बेसिकली हम आ चुके हैं जावा को करने। जावा जो कि बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, आज हम इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे। इसके नोट्स मिलेंगे आपको नवोक्ता नोट्स पे। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ये वेबसाइट हमने खुद ने बनाई है, हमारी पूरी टीम नवोक्ता की कह लो या फिर कह लो वेदावर्स की, जो कि एक ग्रुप है। आप जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसके बारे में पता लगा सकते हैं कौन है क्या है दिस दैट। और एक्सप्लोर कोर्सेज पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ मैं बीसीए सिलेक्ट करूंगा, बीसीए का फिफ्थ सेमेस्टर के आपके पास यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस हैं। मेरे को यहाँ पे जावा के नोट्स पढ़ने हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जावा के नोट्स बनाए हैं साक्षी जैन ने। ठीक है, तो ओवरऑल आज हम इस नोट्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं एक एक करके सारा कुछ जो भी इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, ए टू जेड सारा कुछ हम समझेंगे। पिछले 2013 से लेके 2023-24 तक के सारे पीवाईक्यू, सारे क्वेश्चन, सब कुछ कवर है। ठीक है, ध्यान से समझना है मेरी बात को। एक एक क्वेश्चन को वेरी डीप डाइव जाके समझाऊंगा। हवा में कोई चीज नहीं जाने वाली, मजा आने वाले वीडियो में, तो बने रहना वीडियो के साथ। और शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जावा। पहले समझ लेते हैं जावा है क्या। तो जावा क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये दो वर्ड है ना, इनके आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इनके ऊपर ज्यादा गौर देना। ठीक है, जो कि डेवलप्ड की थी जेम्स गोसलिन ने। और ये सन माइक्रो सिस्टम, ये कंपनी का नाम है, इन 1995 इस कंपनी ने डेवलप की थी। सन माइक्रो सिस्टम्स में डेवलप हुई थी, जेम्स गोसलिन ने बेसिकली डेवलप की थी 1995 में। ये डेवलप की गई है। बेसिकली पूरी की पूरी जो जावा है वो सिंपल है, सिक्योर है और पोर्टेबल है। पोर्टेबल के ऊपर बहुत सारी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे, इसके बारे में इसको नोट करके रख लेना। पोर्टेबल एक चीज है, एक सिक्योर चीज है। ठीक है, और जो कि पूरे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, इसका नाम हम देते हैं WORA, रिटर्न वंस या राइट वंस, रन एवरीवेयर एनीवेयर। ठीक है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि आप एक जगह लिखो, इसको कहीं पे भी चलाओ। ये थी हमारी जावा। अब इसके अंदर कुछ चीजें आई, इनके बारे में डीप डाइव जाके बात करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग पे पहला पॉइंट समझते हैं, एक एक चीज करके हम समझेंगे। जो भी रियल वर्ल्ड चीजें हैं, रियल वर्ल्ड की थिंग्स हैं, जैसे कि रियल वर्ल्ड्स में क्या आ सकती हैं जी, डॉग्स आ सकते हैं, कैट आ सकती ह्यूमन आ सकते हैं, कार आ सकती है, काइट आ सकती है ना। जितनी भी रियल वर्ल्ड की चीजें हैं, ग्लास आ सकता है ना। जितनी भी चप्पल, स्लीपर्स, SLIPP, स्लीप SLIPPERS, ऐसे ही कुछ स्पेलिंग है शायद। अच्छा ओके, SLIPPER, स्लीपर्स, शूज, है ना। ये जितनी भी रियल वर्ल्ड की चीजें, कुछ भी हो, जो भी थिंग हो, इंसान हो, कुत्ता हो, भी कुछ भी हो, वो सारा कुछ क्या कहलाती है, वो सारा कुछ कहलाती है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है सारी चीजें। ठीक है, सेकंड चीज बात करते हैं। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ खेलती है। रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ खेलती है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या है। रियल वर्ल्ड एंटिटी बेसिकली यही है जो अभी मैंने तुम्हें बताया, कि कुछ ऐसी थिंग्स जो कि रियल हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उनके ऊपर जो प्रोग्रामिंग की जाती है उन्हें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। आई होप सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ आया होगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का बेसिकली मतलब क्या है। मैं इसका एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक होता है विंडोज, विंडोज एक होता है मैक, एक होता है लिनक्स। तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। अगर आप फोन की बात करो तो एक होता है एंड्रॉयड, एक होता है आईफोन। पहले एक ब्लैकबेरी का भी चलता था, तो ब्लैकबेरी भी लिख रहा हूँ, ब्लैकबेरी। तो बेसिकली क्या है कि एंड्रॉयड का अपना एंड्रॉयड सिस्टम चलता है यहाँ पे। आईफोन के अंदर अलग से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन का खुद का। ब्लैकबेरी के अंदर अलग था। ऐसे विंडोज एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एक अलग है, लिनक्स जो भी आप देख रहे हैं, ये जो मेरे विंडोज है, ये लिनक्स है अभी करंटली। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं ना। अब एक चीज समझो, अगर तुमने कोई ऐप बनाया, तुमने एक ऐप बनाया जो कि एक ऐप है अलार्म का, एक ऐप बनाया तुमने कि उस बेसिकली ऐप से क्या बचता है,
अलार्म बजता है कि भैया 12:23 का एक अलार्म बजा। तो ये तुमने एक ऐप बनाया जो कि तुमने बनाया विंडोज के लिए, तो ये ना ये मैक पे चलेगा, ठीक है, ना ये मैक पे चलेगा, ना ये लिनक्स पे चलेगा, ना ये एंड्रॉयड पे चलेगा, ना ये आईफोन पे चलेगा, ना ये ब्लैकबेरी पे चलेगा, क्योंकि तुमने किसके लिए बनाया था, तुमने विंडोज के लिए बनाया था। पर जावा क्या कहता है कि जावा कहता है देखो बनाओ एक बारी, जावा क्या कहता है, बनाओ एक बारी की राइट करो वंस, बनाओ एक बारी और रन करो एनीवेयर, एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब कहीं पे भी रन कर दो इसको, यानी कि एंड्रॉयड हो, है ना, विंडोज हो, Windows विंडोज हो, मैक हो, आईफोन हो, कुछ भी हो, उन सब पे की सब पे जावा चल जाएगा। पर उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावा कुछ पार्ट इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं इसको, जावा वर्चुअल मशीन तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने पीसी पे। तो जाके तुम किस एक बार लिखना है तुम्हें, राइट वन या रिटर्न वन, रन एनीवेयर, कहीं पे भी तुम्हें जावा का प्रोग्राम चला सकते हो, कोई विंडोज कोई मैक कोई लिनक्स नहीं है इसमें। तो ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि भैया ये हर एक प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, बट शर्त एक है, उस सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, जावा इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आया मैंने सिंपल है, सिक्योर है और पोर्टेबल है, इन तीनों के बारे में हम आगे बात करेंगे। सेकंड आते हैं एक्सप्लेन इट्स फीचर, फीचर बताने हैं अब जावा के। अब जावा के जब हमें फीचर बताने होंगे तो मेरी बात समझना, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें जावा को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या मेरे को ये बताना पड़ेगा यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये फीचर ही है उसका। तो मैंने यही लिखा है कि बेसिकली जावा इज मेनली यूज टू डेवलप डेस्कटॉप की एप्लीकेशन बनाने में, वेब एप्लीकेशन बनाने में, मोबाइल की एप्लीकेशन बनाने में, और इंटरप्राइज लेवल यानी कि जो कंपनी के लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं उस लेवल के सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर हम जावा को यूज करते हैं। ये बेसिकली जावा का यूज केस हो गया। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन ऊप्स, ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में तुम बता चुका हूँ, जो कि है रियल वर्ल्ड एंटिटी, याद करो, है ना, विच मेक्स कोड मॉड्यूलर। इसके बारे में हम पूरा ऊप्स के बारे में पूरा क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे ऊप्स होता क्या, ठीक है। जावा प्रोग्राम आर फर्स्ट कंपाइल इनटू बाइट कोड। अब बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड के बारे में पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है उसको समझेंगे, पर एक बार के लिए हम समझ लेते हैं कि जावा का मान लो कोई प्रोग्राम है, मान लेते हैं ये है जावा का प्रोग्राम। तो क्या होता है, जावा का एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या है, जो इस कोड को हमारे पीसी को समझाता है, ये हो गया कंपाइलर, PILCOM कंपाइलर। ये जो कंपाइलर है ना, जावा प्रोग्राम कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होके कुछ मशीन कोड बनता है, मशीन कोड जो कि हमारे पीसी को समझ आता है, 0 और 1 की भाषा ही हमारे पीसी को समझ आती है, तो वो 0 और 1 की भाषा बनने के लिए एक कंपाइलर से गुजरता है। बट क्या होता है कि जावा प्रोग्राम फर्स्ट कंपाइल इनटू बाइट कोड। अब ये जो कंपाइल हुआ ना, ये सबसे पहले बनता है बाइट कोड, बाइट कोड। अब बाइट कोड क्या है इसके बारे में पूरा क्वेश्चन है, वहां चर्चा करेंगे बाइट कोड क्या है, समझ लो एक बार कि बाइट कोड बनता है। जावा का प्रोग्राम किसी भी कंपाइलर में पहले जाके बाइट कोड बनता है। उसके बाद क्या होता है, यूजिंग जावा कंपाइलर, ये जावा कंपाइलर जिसके थ्रू बाइट कोड बना। उसके बाद क्या, एंड देन दैट बाइट कोड रन इन द जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, जो कि मैंने यहाँ बताया था, ये बाइट कोड जो है ये कहाँ जाएगा, जेवीएम में जाएगा, जेवीएम में रन होगा, एंड मेक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये जो बाइट कोड है तुम किसी में भी, एंड्रॉइड में चलाओ, विंडोज में चलाओ, मैक में चलाओ, कहीं पे भी चलाओ, तो ये बाइट कोड जहां पे भी तुम रन करोगे वो जावा का प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब हमें मशीन कोड की इतनी नीड है ही नहीं जब तक हमारे पास जेवीएम है। तो ये बेसिकली हमारा जावा करता है। फीचर क्या है, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ। एक तो सिंपल है जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जो मैं बता चुका हूँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है कि राइट वंस रन एनीवेयर, सिक्योर है ना। उसके बाद मल्टी थ्रेडेड है, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है, इसके बारे में तो वहां बात करेंगे। पोर्टेबल है कि जावा की जो एप्लीकेशन है वो बाइट कोड में लिखे जाते हैं, तो किसी भी हार्डवेयर में, एनी हार्डवेयर और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो रन कर जाएंगी, ठीक है। डायनेमिक है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे, पर हमने समझ लिया है कि अगर हमें फीचर्स ऑफ जावा बताने हैं तो हमारे पास 5 से 6 पॉइंट निकल के आ जाएंगे इन्हीं में से। ये सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है, मल्टी थ्रेडेड है, पोर्टेबल है, उसका डायनेमिक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। 5 6 पॉइंट निकल के आ गए, ठीक है जी।
उसके बाद बात करते हैं फ्री फ्रॉम लैंग्वेज कैसे है। ये फ्री फ्रॉम लैंग्वेज कैसे है समझते हैं इसको। सबसे ऊपर आ जाता हूं मैं जावा के पास क्वेश्चन में। तो यहाँ पे वाई इज जावा कॉल्ड ए फ्री फ्रॉम लैंग्वेज एंड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। फ्री फ्रॉम एंड मशीन इंडिपेंडेंट में कुछ माइनर से डिफरेंस है, ज्यादा कुछ खास इसमें फर्क है नहीं। फ्री फ्रॉम लैंग्वेज बेसिकली क्या है कि जावा डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन और लेआउट ऑफ द कोड इन द प्रोग्राम। You can write the statement anywhere on a line, and extra spaces, tabs, or new lines does not affect the meaning of the program. For example, जावा का प्रोग्राम ऐसे बनता है। मैं एक तुम्हें छोटा सा एग्जांपल अगर दे के दिखाऊं तो जावा बेसिक प्रोग्राम में यहाँ लिख देता हूँ प्रोग्राम। तो यहाँ पे मेरे को एक जावा का प्रोग्राम मिल गया, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ये सबसे बेसिक जावा का प्रोग्राम है, तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, जावा का प्रोग्राम है, साफ सीधी बात है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भैया ये जावा का प्रोग्राम तो ठीक है, अब मैं यहाँ 4 एंटर देना चाहता हूँ, क्या अब ये प्रोग्राम रन कर जाएगा? हाँ जी कर जाएगा। मैं कहता हूँ कि भैया ऐसा करो, ऐसे करके रन करो, अब कर जाएगा? हाँ जी कर जाएगा। अच्छा मैं कहता हूँ भैया एक काम करो, जावा के प्रोग्राम में ये हो गया तो यहाँ पे भी कुछ एंटर मारो, अब कर जाएगा जी? हाँ जी अब भी कर जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि भैया यहाँ पे भी एंटर मारो, अब कर जाएगा जी? हाँ जी अब भी कर जाएगा। तो फर्क क्या हुआ इसमें और पहले वाले कोड में? इसके अंदर क्या हुआ, मैंने नई लाइनें दे दी, कुछ कुछ स्पेस यहाँ ऐड कर दिए, ये वाले स्पेस ऐड कर दिए, ये भी कर दी, यहाँ से लाइन आगे खिसका दी। तो इसे बोलते हैं फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। इसे क्या बोलते हैं? फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। कि जावा के अंदर कोई भी लाइन कहीं पे भी लिख दो, उससे कोई कंपाइलर को फर्क नहीं पड़ेगा। द कंपाइलर इग्नोर करेगा क्या? एक्स्ट्रा स्पेसिस। ये जो मैंने अभी इतने सारे आगे यहाँ स्पेस दे दिए ना, इन सबको ये इग्नोर करेगा। टैब्स, न्यू लाइन ब्रेक, ये जो मैंने नई नई लाइंस दी, एक्स्ट्रा गैप्स दी, इन सब क्या करेगा? कंपाइलर इग्नोर करेगा जब तक वो सिंटैक्स के अंदर वैलिड हैं तब तक। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होती है? जावा इज कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। बेसिकली जावा जो है किसी भी कंप्यूटर में, बेसिक विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, कहीं पे भी चल सकती है। इसे बोलते हैं जावा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जो कि जावा है हमारी। तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे पहले बाइट कोड के अंदर जो है जावा प्रोग्राम जो है कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, और वो बाइट कोड किसी भी जेवीएम मशीन में चल जाएगा। जेवीएम मशीन में, जो कि जावा वर्चुअल मशीन होती है, उसमें चल जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया हमारा जावा सोर्स कोड कंपाइल इनटू बाइट कोड। नोट मशीन कोड में डायरेक्टली नहीं होगा। बाइट कोड क्या है? एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है जो कि जेवीएम में चलता है। जेवीएम क्या करती है? बाइट कोड को एग्जीक्यूट करती है। अब उसके बाद ये एक नई फाइल बना के देती है जेवीएम, जो कि होती है डॉट क्लास फाइल, जो कि विंडोज, मैकओएस, लिनक्स किसी में भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, सब में सेम चल जाएगी। दिस मेक्स जावा पोर्टेबल एंड मशीन इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वाई इज जावा कंसिडर द बेस्ट लैंग्वेज फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन। जावा किस लिए इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है? ऑल्सो जस्टिफाई वाई जावा इज नॉट ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा भी चीज तुम्हें समझाऊंगा। जावा क्यों सबसे ज्यादा यूजफुल है बेस्ट इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए? जावा इज कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन बिकॉज इट वॉज डिजाइन विद नेटवर्क एंड वेब डेवलपमेंट इन माइंड। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमने जावा का इन्वेंशन किया था। जावा का जो इन्वेंशन हुआ था वो 1995 में हुआ था। कहाँ हुआ था? एक कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम करके कंपनी थी, जो कि जेम्स गोसलिंग जो पर्सन था उसने जावा प्रोग्रामिंग बनाई थी, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। 1995 में बनाई थी उसने, जो बनाई थी वो वेब डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए जावा बनाई गई थी कि नेटवर्क से बात हो जाए, इंटरनेट का यूज हो जाए, एपीआई को, एपीआई बताऊंगा क्या होती है, एपीआई चीज कॉल हो जाए, इंटरनेट का यूज हो जाए, वेबसाइट बनने लग जाए। तो इसलिए जावा बनी थी। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इंटरनेट एप्लीकेशन की बेस्ट लैंग्वेज है, जो कि हमें सिक्योरिटी, वही सारी चीजें, सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ये 3 ही फीचर हैं जो बार बार घुमा के आएंगे, ये चीजें प्रोवाइड करती है जावा प्रोग्राम, स्पेशली एप्लेट, सर्वलेट और जेएसपी। इन तीनों के बारे में, तीनों के मेन क्वेश्चन आएंगे। इन तीनों के बारे में सेपरेट क्वेश्चन है, जो कि हमें क्या चीज प्रोवाइड करते हैं? कैन रन इजिली ऑन द वेब ब्राउजर। ये तीनों चीजें जो हैं वेब ब्राउजर पे इजिली रन कर जाती हैं। जावा जो सपोर्ट करता है वो नेटवर्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, मैंने बताया था कि मल्टी थ्रेडिंग लिख के रखो,
एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ये बेसिकली सपोर्ट करता है। ठीक है जी। और जावा क्यों एक पूरी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्लासेस और ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करती है। इन ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवरीथिंग मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑल एंड ऑल ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म थ्रू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर से सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। However, in Java there are certain element that are not object. For example, int है, float है, double है, char है, boolean है, ये सारे डाटा टाइप्स हैं जावा के अंदर जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं कि ये एक पूरी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। ये क्या है, ये हाफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और हाफ नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसलिए हम क्या करते हैं, जावा लो स्टैटिक मेथड एंड वेरिएबल which can be used without creating object। तो हम विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट भी इन चीजों को यूज कर सकते हैं, इसलिए ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। अच्छा जी, अब मैं तुम्हें ना थोड़ी सी एक चीज बता देता हूं, हमने करा क्या है उसके ऊपर। 2013 से लेके 2024 तक के हमने सारे क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया। उसके अंदर से जो भी सिमिलर क्वेश्चन थे, सिमिलर क्वेश्चंस थे, सिमिलर क्वेश्चन कैसे, मान लो जावा के बेसिक जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे उन सबको हमने मिक्स करके एक ही क्वेश्चन बना दिया, वन क्वेश्चन। ठीक है। और कल को जावा के मान लो वो पूछ ले जावा में एप्लेट क्या होता है, APPLET एप्लेट क्या होता है, उनके जितने भी 2013 से 2024 क्वेश्चन है उन सबको हमने मिला के एक ही क्वेश्चन बना दिया। तो कुल मिला के हमने ये फॉर्मूला अपनाया है इस पूरी पीडीएफ को बनाने में। इसलिए जब तुम देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 तो वो 3-4 लाइनों का तो एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूड हो गए हैं। यही क्वेश्चन आए हुए हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आए थे बेसिकली जितने मैंने अभी तुम्हें पढ़ाए। और ये 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन थे ये सारे बेसिक जावा थे। अब सबसे पहले हमने जावा के बेसिक समझ लिया कि जावा होती क्या है, बनी कब थी, है ना, उसके अंदर चीजें क्या क्या हैं, सिक्योर है, रिलायबल है, पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है, दिस है, दैट है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा चलते हैं कोडिंग की तरफ। यहाँ से अब तुम्हारी मेन कोडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा इतना ही था। पहले क्वेश्चन में हमें टाइम तो लगा हुआ, आई थिंक मैं एक बार देख के बता देता हूँ कितना टाइम लगा। हमें लग गए हैं 17 मिनट। क्या बात है, 17 मिनट ऑलरेडी हमें लग चुके हैं और 17 मिनट के अंदर अभी हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है। पर ये जो पहला क्वेश्चन हुआ है एक्चुअली अगर तुम देखोगे 3 नंबर वाला तुम्हारा मेजरली जो पार्ट है जो कि कोडिंग से रिलेटेड नहीं है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब कोडिंग से रिलेटेड वाले पार्ट पे थोड़ा थोड़ा चलते हैं। व्हाट आर द वेरियस प्रिमिटिव डाटा टाइप सपोर्टेड बाय जावा। पहला क्वेश्चन, प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन कौन से हैं जावा के अंदर। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बना रखी है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंटीजर। इंटीजर के बहुत सारे डाटा टाइप है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर को समझ लेते हैं। इंटीजर बेसिकली क्या होते हैं, इंटीजर मैथ वाले बच्चे समझ गए होंगे। इंटीजर होते हैं भैया नंबर, जो मैथ से नहीं है उनको मैंने बता दिया कि इंटीजर, इंटीजर बेसिकली होते हैं नंबर। नंबर कौन से हो गए, 1 2 3 4, ये सारे नंबर होते हैं ना। ये कहाँ तक होते हैं ये भैया, ये होते हैं इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट यानी कि खत्म ही नहीं होंगे, नंबर इज नंबर। अब अगर तुम्हें इस रेंज में नंबर स्टोर करने हैं -120, ये रेंज तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हें छोटा नंबर स्टोर करना है तो तुम बाइट का यूज कर लोगे, थोड़ा बड़ा स्टोर करना है तो शॉर्ट का यूज कर लोगे, थोड़ा उससे बड़ा स्टोर करना है तो इंट का यूज कर लोगे, उससे बड़ा करना है तो लॉन्ग का यूज कर लोगे। फिर आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कौन से होते हैं, नंबर वही है। अब फ्लोटिंग पॉइंट क्या हो गया, 1.1 है ना, उसके बाद क्या हो गया 1.6, उसके बाद क्या हो गया 1.8 है ना, 2.0 है ना, 2.11, 3.80888, कुछ भी मैंने यहाँ रैंडम डाल दिया। तो ये जितने भी पॉइंट वाले नंबर हैं ये सारे हमारे फ्लोट में स्टोर होते हैं। और जैसे 3.88080 ये करा ना मैंने, तो यहाँ पे फ्लोट नॉर्मल, अगर एक फ्लोट है जो कि छोटा सिंगल डेसिमल डिजिट है, डबल डेसिमल डिजिट है, तो हम फ्लोट का यूज कर लेंगे। ज्यादा ही कुछ बड़े डेसिमल्स आ रहे हैं, पॉइंट वाले नंबर आ रहे हैं, तो हम डबल का यूज कर लेंगे। कैरेक्टर में क्या स्टोर होता है, कैरेक्टर में होता है सिंगल एक वर्ड स्टोर, जैसे कि ए,
जैसे कि बी, जैसे कि सी, ठीक है, वो सिंगल वर्ड हो गए। तो सिंगल अगर वर्ड मेरे को स्टोर करना है तो मैं कैरेक्टर्स का यूज करूंगा। और बुलियन में क्या होता है, बुलियन कहता है कि भैया क्या तो वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू होगी फॉल्स, दो ही वैल्यू हो सकती हैं। तो ये दोनों चीज आती हैं बुलियन में। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। प्रिमिटिव डाटा टाइप हमने समझ लिया कौन कौन से होते हैं जो भी जावा सपोर्ट करता है। एक्सप्लेन टाइप कास्टिंग, इसके बारे में बताना है। अब बताना है बाइट कोड क्या होता है, अब बताना है टोकन क्या होता है। बाइट कोड यहाँ से कवर होगा तुम्हारा, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग को सिंपल भाषा में पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भैया ऐसा है कि ये जो 12 है ना, ये है तो नंबर, पर मेरे को इसको स्ट्रिंग में बना के दो, या कहूँ मैं कह रहा हूँ इसको करेक्टर बना के दो। तो मैं क्या करूंगा, इसको डबल कोट में बंद कर दूंगा। इसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या है, टाइप कास्टिंग इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए वेरिएबल फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर। पहले ये था नंबर, अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है जी हमारे पास कैरेक्टर बोल लो या स्ट्रिंग बोल लो। स्ट्रिंग नाम से एक डाटा टाइप होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि ABCD स्ट्रिंग। और करेक्टर और स्ट्रिंग में फर्क है, करेक्टर होता है सिंगल लेटर का और स्ट्रिंग होती है बहुत सारी लेटर का कॉम्बिनेशन। ये हो गया जी करेक्टर, ये हो गया जी हमारे पास स्ट्रिंग। टाइप क्या है टाइप कास्टिंग के, बहुत सारे टाइप होते हैं। पहला होता है वाइंडिंग टाइप कास्टिंग और दूसरा होता है नैरो टाइप कास्टिंग। बेसिकली ये दोनों ही टाइप कास्टिंग हमारे पेपर में कभी नहीं आई हुई है, बट हमने यहाँ इसलिए लिखी है कि टाइप कास्टिंग का अगर कोई नंबर आता क्वेश्चन आता है तो आप उसको छोड़ के ना हो, ठीक है। छोड़ के ना हो इन द सेंस टाइप कास्टिंग का कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और तुम्हें 3 नंबर में समझ नहीं आ रहा, 2-4 लाइन लिखी, अब क्या लिखूं, तो उसके बाद हमने ये जो दो टाइप है कवर कर रखे हैं, पर इसका एज सच इतना कोई यूज आएगा नहीं। उसके बाद आते हैं बाइट कोड पे। बाइट कोड क्या है, मैंने तुम्हें बताया था जावा का एक प्रोग्राम होता है जावा प्रोग्राम, जो कि सबसे पहले कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद हो जाता है JVM के पास, JVM उसको रन कर देता है, रन कर देता है। ये तो बताया था। अब सबसे पहली चीज आते हैं JVM की फुल फॉर्म बता दो भैया। जावा वर्चुअल मशीन। बाइट कोड क्या होता है भैया, बाइट कोड वो कोड होता है जो कि जावा प्रोग्राम प्रोग्राम कंपाइल कंपाइल होने के बाद बनाता है, ठीक है जी। ये हो गया बाइट कोड। बाइट कोड कैन बी डिफाइंड एज द इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड बाय द कंपाइलर। कौन बनाता है, कंपाइलर बनाता है। इंटरमीडिएट कोड यानी कि कंपाइल होने के बाद का कोड और रन होने से पहले कोड। तो ये जो कोड हुआ ये हुआ इंटरमीडिएट कोड। आफ्टर कंपाइलिंग द सोर्स कोड, यानी कि जावा प्रोग्राम को जब हम कंपाइल कर देते हैं तो हमें मिलता है बाइट कोड, जो कि इंटरमीडिएट कोड होता है जावा का, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। हाउ इज बाइट कोड जनरेटेड, अभी समझ रखा है कि बाइट कोड कैसे जनरेट होता है। वही जो मैंने बताया कि भैया कंपाइलर कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को बाइट कोड में, फिर क्या होता है, सेकेंडली इंटरप्रेटेड एग्जीक्यूट द बाइट कोड। अब बाइट कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर क्या होता है, इंटरप्रेटर जो एग्जीक्यूट करता है उसका नाम होता है JVM जावा वर्चुअल मशीन। फिर क्या होता है, बाइट कोड क्या बन जाता है, एक कॉमन फाइल बन जाती है जिसको हम कहीं पे भी उठा के किसी भी लैपटॉप में रन कर सकते हैं जिसमें कि जावा इंस्टॉल्ड है, यानी कि JVM इंस्टॉल्ड है। तो ये इसका हो गया, पहले प्रोग्राम था वो कंपाइल हुआ, कंपाइल के बाद वो बाइट कोड बना। बाइट कोड JVM से थ्रू होते हुए विंडोज मैक लिनक्स से तीनों में रन कर सकता है, जहां जाके वो मशीन कोड बन जाएगा। टोकन क्या होता है, टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम की। टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम की, जो कि बेसिकली क्या करती है, जो कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी प्रोग्राम को। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें किसी चीजों की हेल्प की जरूरत होगी। जैसे कि एक बेसिक प्रोग्राम हमने यहाँ देखा था, यहाँ अगर तुम देखो तो ध्यान से देखना, पब्लिक स्टैटिक वर्ड, ये क्या लिखा है, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। यही बता रखा है कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जावा में जिनका मतलब पहले ही जावा को बता दिया जाता है और इनको हम वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया a=30, इसे बोलेंगे वेरिएबल। मेरे को वेरिएबल में यूज नहीं करना, तो मैं पब्लिक नाम वेरिएबल में यूज नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि भैया पब्लिक
इक्वल टू 40, मैं ये नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जावा को ऑलरेडी पब्लिक का मतलब कुछ और डिफाइन कर रखा है जावा ने ही। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर वो होते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स होते हैं बेसिकली वो चीजें जो कि फिक्स हो, जैसे 3.14, 2.5। 3.14 को क्या कर सकते हैं? जैसे पाई है, पी आई है, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 होती है जी, है ना। ये फिक्स है ऑलरेडी, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और ऑपरेटर, इनको भी हम वेरिएबल नहीं बना सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये भी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है एरे। जावा के अंदर एरे क्या होता है ना। अब हम थोड़ा कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो एक बार हम पानी पी के आता हूँ, ब्रेक लेते हैं पानी को, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 25 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। फिर से आ गए हैं जी, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एरे। एरे क्या होता है ना, वो डिस्क्राइब करना है। वेक्टर डिस्क्राइब करना है, स्ट्रिंग डिस्क्राइब करना है, स्ट्रिंग बफर डिस्क्राइब करना है जावा के अंदर। ये सारे जावा के अंदर एज एन डाटा बेस, वो क्या कह सकते हैं हम इसको, डाटा टाइप्स काम करते हैं। एरे पे चलते हैं सबसे पहले। एरे क्या होता है? तो एरे क्या होता है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू सेम टाइप की। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा जी 1 स्टोर कर दो, तो 2 3 4 5 में नंबर ही स्टोर करा सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मान लो भैया 1.1 स्टोर कर दो, तो मैं 2.1 भी करा सकता हूँ, 3.5 भी करा सकता हूँ, 4.6 भी करा सकता हूँ। कुछ भी ऐसे स्टोर करा सकता हूँ, पॉइंट का है। देन फिर आते भैया स्ट्रिंग। मान लो जी भव्य स्टोर करा दिया, तो उसके बाद मैंने शर्मा स्टोर करा दिया, तो अब मैं इसमें 1 2 3 स्टोर नहीं करा सकता। तो जब ये सीन आ जाए तो इसे कहते हैं एरे। ठीक है जी। एरे के कुछ फीचर हैं। सबसे पहले तो स्टोर प्रिमिटिव एंड ऑब्जेक्ट, प्रिमिटिव्स एंड ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये इंट को भी स्टोर कर सकता है, कैर को भी कर सकता है, बुलियन को भी कर सकता है, पर किसी एक को ही करेगा। और कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन मतलब, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन का बेसिकली अर्थ ये है कि मान लो ये तुम्हारी पूरी पीसी की मेमोरी है, ये 256 GB स्टोरेज है, मान लेते हैं 256 GB की स्टोरेज है ये। ठीक है जी। 256 GB स्टोरेज के अंदर हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि 256 GB स्टोरेज के अंदर मेरे को ये पूरा का पूरा पार्ट दे दो एक साथ, है ना। तो इसे कह रहा हूँ मैं एरे। ठीक है। एक साथ ये जो कंटिन्यूस मेमोरी मैंने ले ली ना ये वाली, इसे बोल रहा हूँ मैं एरे। वरना जो मेमोरी मिलती है, थोड़ा सा ये मिल गया, 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 इसे हम एरे नहीं कहेंगे। आगे चलते हैं जी। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, द फर्स्ट एलिमेंट द इंडेक्स इज एट जीरो। इंडेक्सिंग, इनको नंबर दिए गए होते हैं जी। नंबर कैसे? तो भैया तू 0 इंडेक्स पे है, तो 1 इंडेक्स पे है, तो 2 इंडेक्स पे है, तो 3 इंडेक्स पे है, तो 4 इंडेक्स पे है, तो 5 पे है। हर एक में यही है। तो 0 पे है, तो 1 पे है, तो 2 पे है, तो 3 पे है। इनको कुछ नंबर दिए होते हैं, उस नंबरिंग को ही ये इंडेक्सिंग कह रहे हैं। और एक हमेशा कह रहा है कि शुरू 0 से होती है। एडवांटेज क्या है? जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, मेमोरी बच जाती है, डाटा ऑर्गेनाइज रहता है। ये इसके बेसिकली क्या है? एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? फिक्स साइज रहता है, एक ही सेम टाइप का हम डाटा डाल सकते हैं। इंसर्शन और डिलीशन करने में बहुत दिक्कत आती है, पूरा एरे छेड़ना पड़ता है। इंसर्शन मतलब एरे में कोई नए एलिमेंट को ऐड करना, डिलीशन का मतलब है किसी भी नए एलिमेंट को डिलीट करना। किसी भी एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास जावा में ये तरीका होता है। जैसे सबसे पहले एक डाटा वो बनाना पड़ता है, वेरिएबल। एरे का नाम हमने बना दिया, फिर उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है डाटा टाइप, जैसे कि मान लो इंट, दो ब्रैकेट लगा दिए, फिर लिख दिया एरे का नाम जो कि है ARR। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, इंट ARR।
तो इसे हम बोलेंगे बेसिकली कि हमने ये एरे जो है बना दिया है। अच्छा, वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर बिल्कुल एरे जैसे होते हैं, पर जो एरे के अंदर कमियां हैं ना, उनको हमने वेक्टर में सही कर दिया। पहली क्या चीज़ थी कि हमें एरे बनाते टाइम बताना पड़ता था कि भैया इसमें 20 एलिमेंट आएंगे, 30 आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे, बताना पड़ता था। वेक्टर भाई साहब क्या कहते हैं? वेक्टर भाई साहब कहते हैं कि भैया मेरे को बताओ मत, जितने तुम एलिमेंट डालोगे मैं उतना ही बड़ा तुम्हारा जो है साइज कर दूंगा एरे का। डायनेमिक बोलते हैं इस चीज़ को, कि जितना हम डालेंगे उतना ही बड़ा साइज हो रहा है, इस चीज़ को बोलते हैं NAMIC। अब बात क्या होती है कि मान लो तुमने 8 एलिमेंट डाले, तो वो ऑलरेडी जो स्टोरेज है वो 16 की लेके बैठता है। ठीक है, मान लो तुमने कम डाले हैं, तो बेसिकली अगर तुम्हें 8 एलिमेंट स्टोर कराने हैं तो वो साइज़ ले लेता है 16 का। अगर तुम 16 एलिमेंट स्टोर कराने जाओगे तो वो साइज़ ले लेगा तुम्हारे लिए 32 का। तो बेसिकली जो साइज़ है वो डबल वो ले लेता है जितना तुम उसमें स्टोर कराने जाते हो। ठीक है, ये बेसिकली होता है। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? एक तो डायनेमिक एरे मैंने तुम्हें बता दिया कि उसका जो साइज़ है वो घट या बढ़ सकता है। सिंक्रोनाइज्ड है ना। लेगेसी क्लास है। इम्प्लीमेंट लिस्ट इंटरफेस, यानी कि उसमें ऐड करने के लिए ऐड नाम का मेथड है। इंसर्ट करने के लिए कोई एलिमेंट नया ऐड करना है तो, कोई गेट करना है, रीड करना है तो गेट मेथड है, कोई डिलीट करना है तो रिमूव है, साइज पता लगाना है तो साइज है, मेथड साइज में। ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है जावा में? जो भी इस डबल कोट में लिखे जाते हैं वो स्ट्रिंग होती है, बट स्ट्रिंग जावा में डायरेक्ट जो होती है ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऐसे नहीं होता। स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है? स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है जावा में जो कि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, यानी कि ABCD के सीक्वेंस को एक साथ जब मिला देते हैं ABCD को, उसको रिप्रेजेंट करता है। अनलाइक प्रिमिटिव डाटा टाइप, स्ट्रिंग इज ए क्लास डिफाइंड जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर जो होती है वो स्ट्रिंग होती है। हमें इस जावा डॉट लैंग के अंदर मिलेगी स्ट्रिंग, अलग से जावा हमें स्ट्रिंग नहीं देता है। सबसे पहले इम्यूटेबल, अगर मान लो तुमने लिख दिया ABC, तो कुछ भी कर लो मेमोरी के अंदर ये ABC चेंज नहीं होगा, इसे बोलते हैं इम्यूटेबल। अगर एक बार स्ट्रिंग बन गई तो इट कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकती। क्रिएशन क्या है, बनती कैसे है? पहले लिखना होता है स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल का नाम, और डबल कोट्स में लिख देते हैं स्ट्रिंग। बन गई जी स्ट्रिंग। और न्यू कीवर्ड के साथ अगर स्ट्रिंग बनानी है तो स्ट्रिंग तो लिखना ही है, वेरिएबल का नाम भी लिखना है। न्यू स्ट्रिंग लिख के अंदर लिख देंगे हम जो भी हमारी स्ट्रिंग है। इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं कि भैया स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ABC की लेंथ है मान लो 3, ABC लेंथ कितनी है? 3 है लेंथ। करेक्टर कौन सा है सेकंड पोजीशन पे? तो बता देगा B है। इंडेक्स क्या है B का? वो बता देगा जी 1 है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, इसका इंडेक्स 1 होगा। हम कि दो किसी स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं, किसी दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। कॉनकैट का मतलब होता है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ जोड़ देना। ठीक है। ट्रिम कर सकते हैं सब स्ट्रिंग, यानी कि कुछ हिस्सा, जैसे केक है, केक होता है, केक के अंदर से कोई एक छोटा सा ऐसा पार्ट उठाना, उसे बोलते हैं सब स्ट्रिंग, छोटा सा एक पार्ट उठा लेना। स्ट्रिंग बफर में और स्ट्रिंग में क्या अंतर है? स्ट्रिंग बफर कुछ नहीं है, वो सेम होता है स्ट्रिंग की तरह, पर हर बार जब भी हम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बता देता हूँ, मान लो कि मैंने लिखा नेम इक्वल टू भव्य, और अगली बार मैंने कर दिया नेम इक्वल टू शर्मा, अच्छा JRMA शर्मा। तो मेमोरी में क्या हुआ भैया? पहले भव्य था नेम, अब नेम शर्मा हो गया, पर भव्य डिलीट नहीं हुआ, भव्य है यहाँ पे मेमोरी में। स्ट्रिंग बफर क्या करता है? स्ट्रिंग बफर क्या करता है कि भव्य था उसको हटा के शर्मा कर देता है। ये काम होता है हमारा स्ट्रिंग बफर का। पहली बात, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मैंने बता दिया कि वो चेंज हो सकता है, इम्यूटेबल चेंज नहीं हो सकता। थ्रेड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। डायनेमिक उसका साइज होता है। इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे अपेंड। अपेंड का मतलब होता है आखिरी में जोड़ देना। स्ट्रिंग है ये,
इसके आखिरी में मेरे को कुछ डालना है तो मैं उसके अंदर करूँगा अपेंड। इंसर्ट का मतलब है उसके लास्ट में नहीं, बीच में भी कहीं पे भी मैं कोई भी चीज़ डाल सकता हूँ, उसे बोलते हैं इंसर्ट। डिलीट डिलीट करना, रिप्लेस ए बी सी के अंदर ए बी सी लिखा हुआ है, मान लो ए बी सी, इसमें मेरे को बी को रिप्लेस करना है और डी लिखना है, ए डी सी कर दूंगा तो इसे बोलते हैं रिप्लेस। रिवर्स करना क्या होगा, ए डी सी को मैं रिवर्स कर सकता हूँ, रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कैरेक्टर बता देगा कौन सी पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है, लेंथ बता देगा। और इस स्ट्रिंग बफर को तुम स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये उसका कोड हो गया। फंक्शंस क्या होते हैं जावा के अंदर, फंक्शंस या मेथड। अगर तुम सी या सी प्लस प्लस पढ़ के आए हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, एक टर्म है फंक्शन और मेथड जो कि आपस में ही सिमिलर यूज होते हैं, इनका इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं हम। बट मेनली होता क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, कुल मिला के कुछ लाइंस ऑफ कोड होता है ना, जो कि किसी क्लास का या किसी ऑब्जेक्ट का कोड होता है, जो कि हमें बताता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। वो सारा का सारा कोड एग्जीक्यूटेबल होता है, जो कि जावा एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जांपल में दे रखा है पब्लिक वर्ड प्रिंट मैसेज, और कुछ मैसेज ले रखा है, उस मैसेज को प्रिंट कर रखा है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो जो हमारा फंक्शन है वो है प्रिंट मैसेज, जो कि मैसेज को प्रिंट करता है जो कि यूज़र देगा। ठीक है। और फंक्शन जावा फंक्शन भी सिमिलर ही काम करता है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों के दोनों सेम है। इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है। वही जो मैंने अभी तुम्हें चीज़ बताई, वही सारी चीज़ ही फंक्शन है। अब कहोगे तो ये दो अलग अलग नाम क्यों हैं। किसी क्लास के अंदर अगर हम फंक्शन बनाते हैं, कोई क्लास हो गई, अगर हम उप्स के कॉन्सेप्ट की बात करें, उप्स के अंदर क्या होते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर किसी हम क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम मेथड बोल देते हैं, वरना वो फंक्शन कहलाता है। इतना ही फर्क है। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, दो चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। ओवरलोडिंग समझ लेते हैं पहले। मैं बता रहा हूँ कि भैया एक फंक्शन है जो कि इंट, पहले यहाँ लिखें, अगर जावा कर रहे हैं तो हम लिखेंगे पब्लिक इंट स्टैटिक और सम सम। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इंट ए कोमा इंट बी, मैं समझाऊंगा मैं क्या लिख रहा हूँ, और ये कर दिया जी मैंने एंटर। समझना मेरी बात, मैं कह रहा हूँ कि एक सम नाम का फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल लेता है, एक और दो, है ना। मान लो इसने ए में आया 2 प्लस बी में आया 4, तो ये 2 प्लस 4 का जो भी आंसर होगा ये वापस देता है, ये फंक्शन ये काम करता है। अब किसी के चुल हो, किसी के कोई दिक्कत हो, वो कहे कि भैया 2 4 और 8 का सम करना है मेरे को, और देखो बात ऐसी है कि फंक्शन का नाम तो सही है सम, तो मैं क्या लिखूँ कि भैया 3 सम करके दो मेरे को, 3% का सम करके दो, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, सेम नाम लिख देंगे फंक्शन का, और हम कॉमा लगा के यहाँ पे सी ऐड कर देंगे, इंट सी। तो हमारा जावा है स्मार्ट। अगर हमें दो नंबर का फंक्शन का सम करने के लिए दिया होगा तो वो इस वाले को कॉल कर देगा, ये वाला फंक्शन रन कर देगा। अगर 3 को कॉल करने के लिए कहा जाएगा तो ये वाला रन कर देगा। तो इस चीज़ को बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, इस चीज़ को कह रहे हैं हम फंक्शन फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब समझाया कि फंक्शन ओवरलोड कर दिया, नाम सेम है, पैरामीटर इनको बोलते हैं, पैरामीटर ये पैरामीटर हैं डिफरेंट, इन्हें बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। दूसरी चीज पे आते हैं ओवर राइडिंग क्या है। ओवर राइडिंग बोलते हैं ए सब क्लास प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन फॉर ए मेथड दैट कैन ऑलरेडी डिफाइंड इन ए सुपर क्लास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये नहीं दे रखा ना, ओके, तो इसको ऐसा समझ लो, एक क्लास है जिसके अंदर है एनिमल लिखा हुआ, एनिमल। एनिमल के पास क्या क्या चीज़ें होंगी, एनिमल के पास चीज़ें होंगी, एनिमल के पास चीज़ें होंगी, ना एनिमल नहीं लेते, इसको लेते हैं डॉग।
चलो सम का एग्जांपल लिया तो सम ही लेते हैं। सम के पास क्या चीज़ें होंगी, सम के पास यहाँ पे चीज़ें हैं कि 2 वेरिएबल का सम कर सकता है और 3 वेरिएबल का सम कर सकता है। 2 या 3 नंबर का ये सम कर सकता है, सम कर सकता है। बेसिकली ये कर रहा है सम फंक्शन। और एक और सम फंक्शन है जो इसके चाइल्ड क्लास में है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो 2 और 3 का तो अपने पेरेंट्स से सीख के आया है सम करना। तो मैं कह रहा हूँ वो 4 और 5 का भी सम कर सकता है। तो इसे हम बोल रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। यानी कि 2 और 3 का तो था ही, है ना, तो मेरे को 2 और 3 का तो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 4 और 5 का। वो कर दे, मैंने ये वाला कोड हटा के ये वाला लिख दिया नया कोड, जिसे हम बोल रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की उसके दुनिया के अंदर, जो कि हमें बताता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ये अगर हमने क्वेश्चन कर लिया तो काफ़ी हद तक अब हमारे क्वेश्चन जो है क्लियर होने लग जाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, वो एक फीचर है जो अनेबल करता है ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ पिलर्स हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो अब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, ऑब्जेक्ट हैं और क्लासेस हैं। अब यहाँ से तुम्हें समझ आएगा क्लासेस ऑब्जेक्ट इनके बीच में डिफरेंस क्या है। मैं सबसे पहले क्लासेस का एग्जांपल लूँ। क्लासेस होता है ब्लूप्रिंट, तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मान लेते हैं घर है, होम। इसका कोई ना कोई नक्शा रहा होगा। नक्शा कैसे, नक्शा ऐसे कि भैया टॉयलेट इधर है, बेडरूम इधर है ना, किचन इधर है ना, कुछ कुछ रहा होगा, डाइनिंग टेबल वो अपना गेस्ट रूम इधर है, कुछ कुछ ऐसे नक्शा रहा होगा। तो किसी भी ब्लूप्रिंट को, किसी भी नक्शे को हम एज एन क्लास बोलते हैं। क्लास के अंदर कभी भी कोई रियल काम नहीं हो रहा होता, रियल काम नहीं होता। ब्लूप्रिंट है, तुम ब्लूप्रिंट के अंदर रहना थोड़ी शुरू कर दोगे, तुमने बस एक नक्शा बना दिया कि भैया मेरा घर ऐसा दिखेगा, कि इस नक्शे में थोड़ी रह लोगे। रहोगे तो किसके अंदर रहोगे, जो ईंट पत्थर का मकान बनेगा, जिसको तुम असली तुम अपना घर बोलोगे, उसमें ही तो रहोगे। ये जो ईंट पत्थर का अब जो मकान बना है, जो रियल में घर बन के आया है, इसे मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट। तो एक तो होता है जिसका ब्लूप्रिंट यानी नक्शा, इसको तो बोलते हैं हम क्लास, जो कि रियल काम नहीं करता, वो सिर्फ एक नक्शा है कि काम होगा कैसे। असली काम कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, जो तुम्हारा ईंट पत्थर का मकान है तुम उसमें रहोगे, है ना। तो इसे बोलते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट। दो चीजें खत्म। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को समझते हैं, है ना। मान लेते हैं मेरे दादाजी का नाम है मिस्टर DHAN धनंजय शर्मा। मेरे फादर का नाम है मिस्टर अमित शर्मा और मेरा नाम है मिस्टर भव्य शर्मा। अब मान लो मेरे दादाजी ने लो करी हुई है, फॉर एग्जांपल लो करी हुई है ना। मेरे पापा ने समथिंग कुछ डॉक्टरी करी हुई है, तो वो डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर है। तो मेरे में बाय डिफॉल्ट जो गुण आएंगे ना, जो मेरे में बाय डिफॉल्ट गुण आएंगे, तो मेरे दादा के, मेरे पापा के, इन्हीं के गुण आएंगे। तो मेरे में कुछ कुछ लॉज की भी, है ना, कुछ एबिलिटी होगी, कुछ कुछ मेरे में डॉक्टर बनने की भी एबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि वो गुण मैंने मेरे दादा और पापा से गेन किए हैं। तो अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ इनहेरिट करना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के किसी के राइट हैंड में तिल है, फॉर एग्जांपल किसी भी कोई एक पर्सन है जिसके राइट हैंड में तिल है, राइट हैंड में तिल है, सिंपल चीज़ है ना। तो उसका जो लड़का होगा उसके भी राइट हैंड में तिल होगा, कुछ कुछ चांसेस ही होते हैं राइट हैंड में ही तिल होगा, है ना। तो कुल मिला के ये जो अपने दादा या पापा से तुमने कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करी हैं, इसे ही बोलते हैं इनहेरिटेंस। कि अपने पापा के, दादा के, उनके पापा के, उनके पापा के जो हम गुण हैं उनको अपने अंदर ले लें, इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। कोडिंग की भाषा में कोडिंग की भाषा में ये है
भैया एनिमल नाम की क्लास है ना। उस एनिमल नाम की क्लास से बहुत सारे लोग आ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। जैसे कैट भी एक एनिमल है, ठीक है जी, कैट भी एक एनिमल है। फिर मैं कहता हूँ जी एक एनिमल तो भैया डॉग भी है, एनिमल तो भैया डॉग भी है। तो क्लास तो है एनिमल ही, क्लास क्या है, एनिमल ही है। पर उससे दो चीज़ें निकल रही हैं, एक कैट भी निकल रहा है, डॉग भी निकल रहा है। एनिमल में क्या गुण थे, एनिमल कह रहा है कि मेरे में गुण थे। ये हर एक एनिमल का नाम होगा, हर एक एनिमल का कोई ना कोई कलर होगा, हर एक एनिमल की कोई ना कोई एज होगी। अच्छा जी, ये सारा कुछ होगा एनिमल में। कैट क्या कह रही है, कैट यूँ कह रही है कि भैया मेरे अंदर एक आवाज़ होगी, है ना। और मेरे अंदर मैं कुछ मीठा खाऊंगी, कुछ मान लेते हैं कुछ मीठा खाएगी। डॉग क्या कह रहा है, डॉग कह रहा है भैया आवाज़ तो मेरे अंदर भी होगी, आवाज़ तो मेरे अंदर भी होगी, और भैया खा तो मैं कुछ भी लूंगा, है ना। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ना जो सेम है, जैसे आवाज़ है, वो सारी चीज़ सेम है। तो जो सेम चीज़ें हैं मैं वो एनिमल क्लास में डाल दूँ कि भैया सबकी आवाज़ होगी, सारे एनिमल की कोई ना कोई आवाज़ होगी। तो आवाज़ का गुण भी इनके पास इनके पेरेंट्स से आएगा। तो उसके बाद जो इनके पास एक्स्ट्रा अपना गुण है वो ये गैदर कर सकते हैं, इसे ही हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। ठीक है जी, इनहेरिटेंस हो गया। एनकैप्सुलेशन पे आते हैं। कभी डॉक्टर्स ने जो दिया होता है कैप्सूल, कभी वो खाया है। देखो शेप एक्चुअली मेरे को बनानी नहीं आती, पर ऐसा कुछ होता है वो कैप्सूल। उसके अंदर ना दवाई होती है, उसके अंदर दवाई होती है खाने की, और वो कैप्सूल डॉक्टर देता है और हम उसको पानी के साथ या कैसे भी हम उस कैप्सूल को खा लेते हैं, सिंपल सी। तो क्या होता है, क्या तुम्हें अंदर की चीज़ पता है इस कैप्सूल के अंदर क्या है, नहीं पता ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से मिलके बनी है, एज एन कैप्सूल है ये। कैप्सूल क्या है, क्लासेस थी, ऑब्जेक्ट थे, मेथड्स थे क्लास के, इन सबको मिला के मैंने एक जावा का प्रोग्राम बना दिया। दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। अब्स्ट्रैक्शन क्या है, अब्स्ट्रैक्शन सुनो। अब तुम एटीएम मशीन में गए, एटीएम मशीन में गए, एटीएम मशीन में जाने के बाद तुमने एटीएम मशीन में क्या देखा कि भैया इससे पैसे मैं निकलवा सकता हूँ, विदड्रॉ करवा सकता हूँ, विदड्रॉ करवा सकता हूँ पैसे। अब मेरी बात सुनना, क्या तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एटीएम मशीन को बनाने के अंदर कोडिंग क्या यूज हुई, एटीएम मशीन को बनाने के लिए लोहा या मेटल कहाँ से आया, ये तुम्हें क्यों पता करना है। ये ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हें नहीं पता करनी। तो ऐसी चीजें जो तुम्हारे काम की नहीं है उन्हें तुमसे हाइड करना इज कॉल्ड ABSTRACTION अब्स्ट्रैक्शन। यानी तुम्हें सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हाइड करना, हाइड करना ही एब्स्ट्रैक्शन लाता है। समझे एब्स्ट्रैक्शन क्या है। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनीफॉर्म्स। मैनीफॉर्म्स कैसे, फॉर एग्जांपल तुम अ, एक मदर के बेटे हो, है ना, मदर के सन हो बेसिकली। तुम एक मदर के तो सन लगते हो, है ना। तुम्हारा कोई एक बड़ा भाई है, बिग ब्रदर, बिग ब्रदर, तुम उसके क्या लगे, तुम उसके क्या कहेंगे, एल्डर, एल्डर तो बड़ा हो गया, यंगर, यंगर ब्रदर लगे, छोटे भाई लगे, भाई लगे। तुम्हारी एक सिस्टर है, तुम उसके भी भाई लगे, ब्रदर लगे, है ना। और क्या है, तुम्हारा एक दोस्त है, तुम उसके क्या लगे, तुम उसके भी दोस्त लगे। तुम कॉलेज में एक टीचर हो तो तुम क्या हुए, एज एन टीचर भी काम कर रहे हो, है ना। तुम यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो तो तुम यूट्यूबर भी हो, है ना। तुम एक ही पर्सन है ना, ये पर्सन तो एक ही है, पर्सन इज वन। बट कहीं पे ये बेटा बन रहा है, कहीं पे ये भाई बन रहा है, कहीं पे ये दोस्त बन रहा है, कहीं पे ये टीचर बन रहा है, कहीं पे ये यूट्यूबर बन रहा है। तो पर्सन एक है और काम इतने सारे कर रहा है, यानी चीज एक है। यानी
पर्सन इज वन, उसकी फॉर्म्स बहुत सारी हैं, फॉर्म्स मैनी, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इन्हीं के बारे में बता रखा है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अपने दादा परदादा से तुम अपनी गेन करो चीज़ें। इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स हैं, उनको हम आगे देखेंगे। क्लासेस और ऑब्जेक्ट बता रखे हैं जावा में क्या होती हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है कि डॉग है, तो डॉग से अगर टॉमी बना तो टॉमी के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी जो कि डॉग में ऑलरेडी थी, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं जावा में, एक्सेस स्पेसिफायर ये चार तरह के होते हैं, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। पब्लिक वो होता है कि कोई भी आके एक्सेस कर सकता है तुम्हारी कोई भी चीज़। मान लो मैं मेरे फ़ोन का एक्सेस देना चाहता हूँ, तो क्या मैं पूरी दुनिया को थोड़ी मेरे फ़ोन का एक्सेस दे दूंगा। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है मेरा फ़ोन पूरी दुनिया चला सकती है जी। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि गिने चुने ही लोग चला सकते हैं जिनको मैंने परमिशन दे रखी है। डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होता है ना। तो प्राइवेट का मतलब ये होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ मैं चलाऊंगा और कोई भी मेरे फ़ोन को हाथ नहीं लगाएगा। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे बता रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होता है, जैसे मैंने बता दिया था। इंटरफेस क्या होता है जावा में, इंटरफेस जावा में एक ब्लूप्रिंट होता है, सेम एज क्लास। क्लास ही इंटरफेस कहलाता है, सिंपल इज दैट, ठीक है। और एज एन कॉन्ट्रैक्ट की तरह या एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तरह ये काम करता है। बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है, घर का नक्शा होता है कुल मिला के, है ना। इसी के बारे में यहाँ पे बता रखा है। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर ये होते हैं कि जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे घर बनाया था, है ना, घर का नक्शा तो बन गया, नक्शा तो बन गया, पर जब नक्शा बन गया और अब तुम घर बनाने वाले हो, तो क्या होगा, उसके बीच में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक लेबर, मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी। एक नहीं, बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसे ही हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर की बीच का काम, जो कि क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने के बीच का। क्लास से अगर तुम ऑब्जेक्ट यानी नक्शे से अगर तुम घर बनाओगे, तो घर बनाने के लिए तुम्हें कोई पर्सन तो चाहिए, तो वो ही है हमारा कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये बेसिकली फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है, अब फंक्शन में यहाँ इसलिए यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि क्लासेस की बात हो रही है, तो फंक्शन का ही दूसरा नाम होता है मेथड। तो यहाँ जो लेबर है या जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, वो एक मेथड है। इसी को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बोल देते हैं। कंस्ट्रक्टर के टाइप होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखो सम के अंदर दो वैल्यूज आई थी, याद करो, सम के अंदर दो वैल्यूज आई थी, ए और बी, है ना। ए और बी ये दो वैल्यूज आई थी। अगर वैल्यूज आ रही हैं कंस्ट्रक्टर में तो हो गया वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर एक भी वैल्यू नहीं आ रही तो हो गया नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, कुछ डालो ना डालो, कुछ भी ना करो तो वो डिफॉल्ट रहेगा। कॉपी किसी कंस्ट्रक्टर की सिमिलर कॉपी अगर हमने बना दी है तो। इन्हीं चारों को डिफाइन कर रखा है। इनकैप्सुलेशन को डिफाइन करके इनकैप्सुलेशन होता क्या है, ये कैप्सूल है जिसमें मेथड भी आ गए यानी कि फंक्शन, और डाटा भी आ गया, ये टोटल मिला के क्लास बनी, इसको एक कैप्सूल बोल देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन मैंने तुम्हें बताया था डाटा को हाइड करना, ठीक है। इनहेरिटेंस मैंने तुम्हें बता दिया था दादा परदादा से अपनी चीज़ें लेना। तो यहाँ एनिमल नाम की क्लास थी, उससे डॉग भी बनी, कैट भी बनी और काऊ भी बनी, है ना। और इनहेरिटेंस बहुत तरह की होती है, एक सिंगल होती है, मल्टीपल होती है, मल्टी लेवल होती है, हिरारिकल होती है और हाइब्रिड होती है। सिंगल में क्या होता है भैया, ऐसा है एक व्हीकल नाम की क्लास है, उससे कार बनी, तो एक ऊपर है और एक ही नीचे है, दिस इज कॉल्ड सिंगल लेवल, ठीक है जी। मल्टी लेवल क्या हो गई जी, पहले दादा हैं, उसके बाद पापा हैं, उसके बाद तुम हो, उसके बाद तुम्हारे बच्चे आएंगे, आएंगे ना। तो ये क्या हुई, एक के बाद एक लेवल पे चल रही है, तो हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हेरारिकल क्या होती है कि भैया एक व्हीकल है, व्हीकल तो भैया कार भी हो सकती है, व्हीकल भैया बस भी हो सकती है, ट्री का स्ट्रक्चर बना, एक ऊपर है,
उसका एक बच्चा नीचे हो सकता है, उसका दूसरा भी बच्चा हो सकता है, उसका तीसरा भी हो सकता है, उसका चौथा भी हो सकता है, इनके भी आगे एक दो तीन चार बच्चे हो सकते हैं, विच इज कॉल्ड हेरारिकल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है कि दो लोगों से मिलके एक चीज बनी है। ये दो ऊपर जने थे, उन दोनों ने, यानी एक मदर है एक फादर है, उन दोनों से मिलके एक क्लास बनी है, विच इज कोल्ड चाइल्ड। चाइल्ड नाम की क्लास बनी है। हाइब्रिड क्या होता है? ऊपर जितने भी तुमने पढ़े उनमें से दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस को मिला के एक ही बना दी मैंने, तो उसे मैं बोलता हूँ हाइब्रिड। जैसे कि ये क्या हो गई, अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो गई? सिंगल हो गई। हो गई नहीं हो गई? और अगर हम इस पूरे को यहाँ से देखें तो क्या हो गई? अ, इसको देखना है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये तो हो गई सिंगल, ठीक है। एक से दो बन रही हैं, एक से दो बन रही हैं, तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी हेरारिकल। हेरारिकल हो गई, ये हेरारिकल हो गई। और ये क्या हो गई? ये हो गई सिंगल हो गई। और इन दोनों को मिला के पूरा मैंने एक बना दिया, ये हो गई हाइब्रिड हो गई जी। ये लिखा है इट इज ए मिक्स ऑफ टू और मोर। अब आ जाओ जी जेडीबीसी पे। जेडीबीसी क्या होता है? जेडीबीसी की फुल फॉर्म होती है जावा डाटाबेस, डाटाबेस कनेक्टिविटी, CONNECTIVITY। अब आज ही हम उसका पेपर दे के आए हैं डाटाबेस का। तो सिंपल भाषा में समझाता हूँ, किसी भी डाटाबेस के साथ काम करने के लिए हम वैसे तो एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, है ना। जावा हमें एसक्यूएल लैंग्वेज के साथ साथ यूँ कहता है कि भैया तुम JDBC का यूज़ करो कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, और बात करने के लिए तुम एसक्यूएल का ही यूज़ करो। तो JDBC हमारे जावा के प्रोग्राम को, मान लो ये जावा का प्रोग्राम है, इसको डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जो काम आता है वो आता है JDBC। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिख रखा है JDBC क्या करता है, कनेक्ट करने का काम आता है। तो जावा रिलेशनल डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जो काम आएगा वो आएगा JDBC। इसके कुछ फीचर हैं। पहली बात, अगर वो जावा के अंदर बना हुआ है तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट तो होगा ही, डाटाबेस इंडिपेंडेंट भी होगा ही, है ना। स्टैंडर्ड एपीआई भी यूज़ करेगा, सिक्योर भी होगा, इजी टू यूज़ भी होगा, सपोर्ट एसक्यूएल भी करेगा, मैंने अभी बताया था। अब समझ लेते हैं आर्किटेक्चर क्या है जेडीबीसी का। जेडीबीसी का आर्किटेक्चर क्या है कि जेडीबीसी एक एपीआई देता है। ये तो तुम्हारा प्रोग्राम हो गया, इसको तो भूल जाओ, ये तो जावा का प्रोग्राम है ये तो। उसके बाद जेडीबीसी की एपीआई कॉल होती है। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ये कॉल होता है। ये डिवाइस मैनेजर को कॉल करता है, जो कि तुम्हारे किसी भी डाटाबेस से आगे कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है। जेडीबीसी की एपीआई क्या करती है? ये एप्लीकेशन को डाटाबेस से बात करने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है जी। जेडीबीसी की एपीआई के ड्राइवर क्या करते हैं? ये बेसिकली बात करने के लिए जो रिक्वेस्ट जाएगी उनको भेजने का काम करते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है कि एक ये ड्राइवर है, ये रोड है ना, ये गाड़ी जा रही है, इस बॉक्स तक इसको जाना है, और ये जावा की एप्लीकेशन है। तो जावा की जो एप्लीकेशन है ना, वो चीज़ें करेगी, यानी प्लेस ए से जावा एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन ये जो है प्लेस 1 है, दिख रहे हैं, वो डाटाबेस तक जाएगी। डाटाबेस कहाँ है? ये रहा, XYZ प्लेस, जो भी डाटाबेस है। तो जावा की एप्लीकेशन डाटाबेस ट्रांसलेटर, ये जो ट्रांसलेटर है ना, ये क्या करेगा? जावा की एप्लीकेशन को इस तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये है JDBC ड्राइवर, जो ट्रांसलेटर है। रोड क्या कर रही है? रोड है वो रास्ता है जो ट्रांसलेटर को डाटाबेस तक पहुंचाएगा, वो है रास्ता है रोड। और विकल क्या है? विकल वो है जो मेरा एसक्यूएल की मैंने कमांड दी है कि भैया ये कमांड है, इसको इस रोड के थ्रू इस डब्बे में डालो। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है? रिक्वायरमेंट बेसिकली है एसक्यूएल की क्वेरी। और स्मॉल ब्लॉक जो है, ये जो बॉक्स है, ये जो डाटाबेस ने जो आंसर दिया है वो आंसर है। तो ये पूरा रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। कंपोनेंट ऑफ जेडीबीसी, क्योंकि आज कंपोनेंट आ गया था कि डाटाबेस के कंपोनेंट बताओ, तो जेडीबीसी कंपोनेंट क्या है? पहली बात, एप्लीकेशन होनी चाहिए,
जेडीबीसी की एपीआई होनी चाहिए, जेडीबीसी का ड्राइवर होनी चाहिए, का मैनेजर होना चाहिए और ड्राइवर होने चाहिए। ये चार बेसिकली मेन कंपोनेंट हैं। अब टाइप ऑफ ड्राइवर जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। चार तरह में से हमें ये नाम है उनके, वो हमें पढ़ने हैं। पहला है जेडीबीसी ओडीबीसी, नेटिव एपीआई, नेटवर्क प्रोटोकॉल और थिन ड्राइवर। इन चारों के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस समझाता है। पहले आ जाते हैं ओडीबीसी वाले ड्राइवर पे। ये ओडीबीसी ड्राइवर क्या करता है, कनेक्ट टू द डाटाबेस। डाटाबेस से तो ये भी कनेक्ट करता है ना। बट इसकी चीज़ें क्या हैं, इसकी चीज़ें समझते हैं कि यहाँ से एडवांटेज, जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल क्या आता है, ये जावा के साथ ही इंस्टॉल आता है ऑलरेडी। सो हमें कुछ अलग से इंस्टॉल नहीं करना, ये इसकी एडवांटेज हो गई, है ना। और डाटाबेस को इंडिपेंडेंटली ड्राइवर के साथ ही यूज़ करता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉमन ड्राइवर है इंटरेक्ट करने के लिए अलग अलग डाटाबेस से। तो कई बार क्या होता है, डाटा को ट्रांसफ़र करने में जो ड्राइवर है वो सिक्योर नहीं होते, कोई भी उसको देख सकता है ना। ओडीबीसी ब्रिज है ड्राइवर का, ओडीबीसी ब्रिज है ड्राइवर का। ये जो ओडीबीसी है, ये इससे जावा के एप्लीकेशन से डाटाबेस से बात कराने के लिए बीच का रास्ता ब्रिज है। ठीक है, अगर ये कुछ हो गया, इसके क्लाइंट में कुछ हो गया, तो ये काम करना बंद कर देगा ओवरऑल। नेटिव क्या है, नेटिव एपीआई में देखते हैं। नेटिव एपीआई क्या करता है, वो बाकी सारे स्टेप हटा देता है, खाली बीच में एक ही पार्ट रह जाता है। अब ये बेटर परफॉर्मेंस देता है ओडीबीसी से। नेटिव ड्राइवर मोर सिक्योर है ओडीबीसी से। पर इसके डिसएडवांटेज क्या है भैया, इसको अलग से पहले तो इंस्टॉल करो। ठीक है, वेंडर क्लाइंट लाइब्रेरी नीड टू इंस्टॉल ऑन क्लाइंट मशीन। और ये जावा में नहीं लिखा हुआ, तो ये पोर्टेबल नहीं है, ना ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और ये डाटाबेस डिपेंडेंट ड्राइवर है कि कुछ कुछ डाटाबेस पे ही चलेगा। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, इसको हम फुल्ली जावा ड्राइवर भी बोलते हैं, पूरा जावा में बना हुआ है ना। अब ये क्या करता है, फुल्ली जावा में लिखा हुआ है, तो ये पोर्टेबल है भैया, पहली बात। क्लाइंट के साइड में हमें इसको इंस्टॉल करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ईजी टू स्विच है। आज अगर मेरे पे 10 डाटाबेस भी हैं, तो बहुत ईजी से मैं इसको स्विच मार लूंगा, एक से दूसरा, दूसरे तीसरे पे, है ना। नेटवर्क सपोर्ट करता है ये क्लाइंट के मशीन पे। तो ये डिसएडवांटेज है बेसिकली। और मेंटेन क्या करता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल को मेंटेन करता है। थिन ड्राइवर भी पूरा जावा का ही ड्राइवर है। थिन ड्राइवर क्या यूज करता है, डू नॉट रिक्वायर एनी नेटिव लाइब्रेरी और मिडलवेयर सर्वर। अब उसको मिडलवेयर चाहिए ही नहीं। जावा एप्लीकेशन थिन ड्राइवर डाटाबेस डायरेक्ट ही काम करता है। फुल्ली जावा में लिखा हुआ है, तो पोर्टेबल भी है। डिसएडवांटेज क्या है, इफ़ द डाटाबेस चेंज ए न्यू ड्राइवर में बी नीडेड। अगर डाटाबेस चेंज हो गया तो नया थिन ड्राइवर लेके आओ भैया, पुराने वाले से काम नहीं चलेगा। ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं वाई जे डी बी सी यू डाटाबेस कनेक्टिविटी। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है तुम्हें। द स्टेप ऑफ डाटाबेस कनेक्टिविटी, स्टेप जो हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं, पर अगर तुम कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि स्टेप जो है जेडीबीसी को कनेक्ट करने के लिए, इसको तुम स्किप कर दो, स्किप कर दो। ठीक है जी, उसके बाद आगे बात करते हैं जेडीबीसी के एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पे। तो सबसे पहले होती है जावा की एप्लीकेशन की लेयर, फिर होती है जावा की मतलब जेडीबीसी की एपीआई की लेयर, फिर मैनेजर की लेयर जो कि डिवाइस मैनेजर होता है, फिर डिवाइस की लेयर ड्राइवर की लेयर होती है, फिर डाटाबेस की लेयर होती है। तो ये सारा आर्किटेक्चर मैं अभी ऊपर पढ़ा के आया हूँ। ठीक है जी। अब आ जाते हैं थ्रेड पे। जो मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से आया था, इस थ्रेडिंग से आया था। तो आज हम अब इसको समझते हैं कि साला थ्रेडिंग है क्या। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड होता है लाइट वेट एग्जीक्यूशन। अब मेरी बात सुनना, जावा का जो प्रोग्राम है, मान लो उसके 5 काम हैं। पहला है भैया टाइम बताओ, टाइम कितना हो रहा है, टाइम बताना, पहला इसका काम है। दूसरा इसका काम है कि डाटाबेस से कनेक्ट कर दो, डाटा बेस से कनेक्ट कर दो चीज़ों को। तीसरा इसका काम है डेट बताना, डेट बता दो आज क्या डेट है। उसके बाद है ईयर बताना। उसके बाद है गुड मॉर्निंग बोलना, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून बोलना, इसका काम है बेसिकली। ठीक है,
तो ये इसके 5 काम है हमारे जावा के प्रोग्राम के, ये 5 काम, ठीक है। अब बात क्या है, बात ये है टाइम बताना छोटा सा एक टास्क है, डाटाबेस को उससे कनेक्ट करना भी क्या है, एक छोटा सा टास्क है, डेट बताना भी एक छोटा सा टास्क है, ईयर बताना भी एक छोटा सा ही टास्क है, और गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलना भी एक छोटा सा टास्क है। अब इन छोटे छोटे टास्कों के लिए क्या मैं पूरे जावा प्रोग्राम के अंदर सारी चीज़ें यूज थोड़ी कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इन सारे छोटे छोटे कामों के लिए छोटे छोटे थ्रेड्स का यूज करूँगा, यानी कि धागों, धागे जो होते हैं ना, धागे, थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, धागे, धागों का यूज करूँगा। एक थ्रेड एक काम करता है, मेरे पास 5 काम है तो मेरे को 5 थ्रेड लगेंगे, ठीक है। अब 5 थ्रेड को समझने के लिए समझो मेरी बात, ऐसा है, मान लो तुम्हारे पास 100 GB स्टोरेज है, तुम्हें 5 GB स्टोरेज का काम है, तो क्या तुम उस 5 GB स्टोरेज के लिए अपनी 100 GB स्टोरेज थोड़ी दे दोगे। तुम क्या कहोगे, भैया 5 GB की तेरे को स्टोरेज का काम है तो तू 6 GB ले जा भैया हाईएस्ट, या 6 भी मत लेके जा भैया, तू 5 की 5 ही ले जा, जब मेरे पास 100 रखी है तेरे को 5 का काम है तो 5 के 5 ले जा, यही तो बोलोगे। तो हमारा जो सीपीयू होता है, सीपीयू, वो बेसिकली कुछ कोर्स में काम कर सर, कोर्स में, CORE, कोर्स, कोर कह लो, कोर्स कह लो, है ना। तो ये होता क्या है, ये बेसिकली इसको ऐसा समझ लो, हमारे सीपीयू के अंदर बहुत सारे टुकड़े होते हैं, टुकड़े होते हैं जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कोर, कि 8 कोर है, ऑक्टा कोर है, हेक्सा कोर प्रोसेसर है, कौन सा कोर प्रोसेसर है, हमारा जो सीपीयू है वो किस कोर का है। जितने ज़्यादा कोर होंगे उतने ज़्यादा हम इसमें थ्रेड्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, थ्रेड्स यूज़ करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सपोर्ट करे थ्रेड्स को, पाइथन नहीं करती है, पाइथन थ्रेड को सपोर्ट नहीं करती है, C++ थ्रेड को सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ जावा थ्रेड को सपोर्ट करती है। तो छोटे छोटे कामों के लिए हम सीपीयू के छोटे छोटे टुकड़ों का यूज करेंगे, जिसको हम थ्रेड्स बोल रहे हैं, ठीक है जी। थ्रेड समझ आ गया, थ्रेड क्या है, ये यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज थ्रेड के अंदर, थ्रेड इज ए लाइट वेट path of execution within a Java program. It is a sequence of instruction that can run independently, ठीक है। एवरी जावा एप्लीकेशन हैज़ एट लीस्ट वन थ्रेड, एक तो थ्रेड होता ही है हर एक जावा प्रोग्राम जिसको मेन थ्रेड बोलते हैं, विच स्टार्ट व्हेन द जेवीएन इनकोव द मेन फंक्शन, बाकी सारे बनते रहते हैं। और मल्टी थ्रेडिंग क्या है, मल्टी थ्रेडिंग मीन्स रनिंग मल्टीपल थ्रेड कॉन्करेंटली, एक साथ बहुत सारे काम एक साथ करना विद इन ए सिंगल जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो और ये सारे के सारे काम एक साथ हो रहे हो, है ना, पैरेलल चल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। एडवांटेज क्या है थ्रेड के और मल्टी थ्रेड के, तो बता रखा है, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को, रिस्पॉन्सिवनेस को, बेटर सीपीयू की यूटिलाइजेशन होती है, रिसोर्स की शेयरिंग हो जाती है, मॉड्यूलरिटी रहती है। क्रिएट कैसे करते हैं थ्रेड के अंदर, ये वाला मामला अगर तुम कोडिंग से नहीं हो तो भैया इससे दूर रहना है, इसके अंदर नहीं पढ़ना है। थ्रेड की प्रायोरिटी क्या होती है कि भैया जो काम ज़्यादा वो होना है ना, जैसे सबसे पहले मैं चाहता हूँ गुड मॉर्निंग बोला जाए, उसके बाद कोई और काम हो, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले ये वाला जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद पहले टाइम बता देना, है ना, उसके बाद फिर डेट बता देना, फिर ईयर बता देना, फिर डाटाबेस से कनेक्ट कर देना। तो जो काम जितना ज़्यादा हाई प्रायोरिटी का है उतना ज़्यादा उसको पहले कर दो। और प्रायोरिटी सेट करने के लिए 3 वैल्यूज़ होती है हमारे पास, एक का मतलब होता है सबसे कम, 5 बाय डिफॉल्ट होती है कि इतनी तो रहेगी रहेगी, और 10 का मतलब होता है जिसको सबसे पहले करना है, ठीक है। अब आ जाओ एप्लेट, एप्लेट क्या होता है, थ्रेड हमें समझ आ गया थ्रेड क्या होता है, एप्लेट पे चलते हैं। एप्लेट क्या होता है, एप्लेट क्या होता है, एक स्मॉल जावा प्रोग्राम होता है जो कि वेब ब्राउज़र के अंदर, ये वेब ब्राउज़र है, ये क्रोम है, तो वेब ब्राउज़र है ये भी, तो इसके अंदर चलता है। इसको हम बोलते हैं विद इन एप्लेट व्यूअर, एप्लेट व्यूअर। अब इसका बेसिकली काम क्या होता है, क्या तुमने कभी एक लैंग्वेज का नाम सुना है, HTML। जितना भी तुम कंटेंट देख रहे हो, वेबसाइट बनी देख रहे हो, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं HTML से बनी होती है। तो HTML से जितनी भी चीज़ें बनी हुई होती हैं ना,
अगर हमें जावा के अंदर वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट जो बनी है उसको देखना है भैया कैसे बनी है, तो मैं एप्लेट का यूज़ करूँगा, एप्लेट का यूज़ करूँगा, या फिर मैं एप्लेट व्यूअर का यूज़ करूँगा, जो कि WIEWER व्यूअर का यूज़ करूँगा, जो कि वेब ब्राउज़र में आता है, वेब ब्राउज़र में आता है। ठीक है, इट इज़ एग्जीक्यूटेड लाइक ए नॉर्मल जावा एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ एम्बेडिंग HTML पेज रन्स इनसाइड ए जावा एम्बेडेड एनवायरनमेंट। एप्लेट मेनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वेब पेजेस, वेबसाइट बनाने का काम आता है, बट कंसिडर आउटडेटेड। आज के डेट में एप्लेट को कोई यूज़ नहीं करता, आज के डेट में नहीं करता। एप्लेट का पूरा पूरा ये सर्कल होती है लाइफ साइकिल, अभी हम बात करेंगे। 5 स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में। पहला इनिशियलाइज होगा, दूसरा स्टार्ट होगा, तीसरा वो ड्रॉ करेगा अपनी चीज़ें, तुम्हारा पूरा पेज दिखाएगा कैसा बन रहा है, फिर स्टॉप होगा और फिर बंद हो जाएगा। देखो, इसको ऐसा समझ लो, तुम्हारे घर में फ्रिज है, फ्रिज का तुम गेट खोलते हो, तो भैया पहले गेट खोला तो लास्ट में गेट तो बंद तो करोगे ही, तो भैया इनिट हुआ तो डिस्ट्रॉय तो होगा ही होगा, ये बात तो है ही। तो गेट खोला, तुमने अपना कार्यक्रम शुरू किया, तुमने मिठाई का डब्बा ढूंढ लिया, फिर ढूंढने का काम चालू किया, कर लिया जी, मिठाई के डब्बे से मिठाई खा ली, मिठाई खा के रुक गए, डब्बा कर दिया बंद, और उसके बाद कर दिया फ्रिज बंद। तो ये 5 तरह की जो चीज़ें हैं, ये रहती है हमारी एप्लेट की लाइफ साइकिल, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी, तो ये देखो, ये मैं क्यों नहीं करा रहा, बट डिस्ट्रॉय इन एप्लेट ये चीज़ें यहीं लिखी हुई हैं, तो इसी का ही पार्ट है, ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। व्हाट इज़ एन एप्लेट फॉर ए बोल। अब देखो, एप्लेट के अंदर हमें अगर ये चीज़ ड्रॉ करनी हो, एक बोल या एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो भैया देखो उसका कोड लिखा हुआ है, तो वो तो देखो कोड की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ क्या है क्या नहीं, बट मैंने ऊपर ऊपर से तो समझा दिया है कि एप्लेट एक चीज़ है जो कि बेसिकली वेबसाइट बनाने को, जावा के अंदर वेबसाइट, बनी बनाई वेबसाइट को दिखाने का काम आता है कि दिख कैसे रही है। एप्लेट व्यूअर क्या होता है, जावा का टूल है जो कि रन होता है एप्लेट को टेस्ट करने के लिए विदाउट यूजिंग ए वेब ब्राउज़र। अगर मेरे को वेब ब्राउज़र को यूज़ नहीं करना, तो मैं एप्लेट व्यूअर का यूज़ कर लूँगा, हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है वो देखने के लिए। सिंपल इज दैट। एप्लेट व्यूअर इन ए स्मॉल प्रोग्राम प्रोवाइड विद द JDK, जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं JDK को, जो कि डेवलपर्स को हेल्प करती है एप्लेट को टेस्ट और रन करने के लिए अपने लोकल में। हमें क्रोम या फायरफॉक्स नाम के ब्राउज़र की नीड नहीं पड़ेगी, एप्लेट व्यूअर डायरेक्ट एप्लेट को रन कर देगा। और उसका कोड वगैरह बना रखा है, तो मैं कोड वगैरह पे नहीं जा रहा। व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन एप्लेट, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ एप्लीकेशन एप्लेट क्या है। ठीक है जी, हाँ, इसके कुछ ये समझ लो डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन एप्लेट। सबसे पहली चीज, जावा प्रोग्राम दैट रन इनसाइड ए ब्राउजर तो एप्लेट होता है। एप्लेट की एप्लीकेशन क्या होती है, जावा प्रोग्राम दैट कैन रन एज एन एप्लेट एज एन नॉर्मल एप्लीकेशन। इसमें कोई मेन मेथड नहीं होता, इसमें मेन मेथड होता है, ये कोडिंग की चीज़ें आ गई हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें घुसने की चीज़ नहीं है। इसकी लाइफ साइकिल मैंने तुम्हें बता दी है। इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, यूज़ बोथ, एक तो पुरानी वाली या फिर मेन मेथड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें तो मेन होता ही नहीं है, इसमें मेन मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसका कोड आ गया। अब आ जाओ सॉकेट पे, सॉकेट क्या काम करता है। सॉकेट समझने से पहले एक मेजर चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। सॉकेट का बेसिक मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्शन। कनेक्शन क्या समझे, तुम्हारा पीसी किसी दूसरे पीसी से कनेक्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं सॉकेट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को से कनेक्ट कर देने को एक सॉकेट कनेक्शन बोला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं सॉकेट। तो अब कहीं पे भी सॉकेट वर्ड सुनो तो उसका बेसिकली मतलब है कनेक्शन। तो सबसे पहले उसने बता रखा है, डिफाइन करो सॉकेट को और सर्वर सॉकेट को, जो कि जावा नेटवर्किंग के पार्ट है। राइट डाउन देयर मेथड्स। मेथड सब तुम्हें पता है क्या, मेथड होता है फंक्शन। तो ए सॉकेट रिप्रेजेंट टू द एंड पॉइंट इट ऑफ ए TCP क्लाइंट कनेक्शन। एक यूजर ये है, एक यूजर ये है, इस यूजर से इस यूजर तक के एंड पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट हुआ इसे बोलते हैं एक सॉकेट, मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है, इसे कुछ मेथड है, मेथड की तरफ मत जाना क्योंकि ये कोडिंग का पार्ट आ गया है। सर्वर साइड TCP सॉकेट क्या होता है, सर्वर साइड या फिर सर्वर सॉकेट जिसको हम बोलते हैं, ये सर्वर की तरफ रन करता है। ये तो हो गया कि एक पीसी से दूसरे पीसी को कनेक्ट करना। मैं कह दूं
एक डाटाबेस को दूसरे डाटाबेस से कनेक्ट करना। अभी पीछे सर्वर में हो रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा, तो उसे मैं बोलता हूँ सर्वर सॉकेट। उसके भी कुछ मेथड है, यहाँ नहीं जाना है, कृपया करके यहाँ नहीं जाना है। अगर तुम कोडिंग बैकग्राउंड से हो तो तुम भैया पीडीएफ को रीड कर सकते हो, इनको पढ़ो। अगर तुम कोडिंग का के भी नहीं जानते, क्योंकि जो कोडिंग में के कहाँ से आ गया भैया, अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती तो उसमें के ही आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं आती ऐसे कोडिंग तो फिर भूल जाओ, इसकी तरफ मत आना। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉकेट यू कैन क्रिएट इन जावा। तो हम ये दो सॉकेट क्रिएट कर सकते हैं। एक तो स्ट्रीम सॉकेट होता है, एक डाटाग्राम सॉकेट होता है। बेसिकली डाटाग्राम सॉकेट जो होता है वो वीडियो कॉल के लिए यूज होता है, और स्ट्रीम सॉकेट जो होता है वो चैट वगैरह के लिए यूज होता है। जो सिंपल हमें समझना है, डिफाइन द मेथड और क्लास। मेथड और क्लास को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बेसिकली उसके बारे में पता होना चाहिए। टीसीपी और आईपी सॉकेट के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। A TCP or IP socket is a communication endpoint that use TCP और over IP। बेसिकली क्या होता है कि एक पीसी को दूसरे पीसी से कनेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का यूज करना पड़ता है, तो उसी को हम टीसीपी और आईपी सॉकेट बोल देते हैं। एक तो दूसरा इसमें क्या होता है, रिलायबल डिलीवरी होती है, कुछ रूल्स आ गए हैं तो भैया डिलीवरी होके रहेगी, है ना। ऑर्डर डाटा, जो भी ऑर्डर तुमने किया है डाटा वही डाटा आएगा, तुमने चैट भेजी है या रीड करी है तो वही आएगा। एरर फ्री कम्युनिकेशन होगा, कनेक्शन बेस्ड कम्युनिकेशन होगा। ठीक है जी। डाटाग्राम क्या है, डाटाग्राम इज स्मॉल इंडिपेंडेंट पैकेज ऑफ डाटा सेंड यूजिंग यूडीपी। यूडीपी इज डाटा, बेसिकली एक प्रोटोकॉल होता है जिससे छोटे छोटे पैकेट के अंदर डाटा भेजा जाता है। अगर वो लॉस भी होगा तो कोई फर्क नहीं होता है, इसके लिए ज़्यादातर वीडियो कॉल इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कनेक्शन लेस रहता है, पहली बात फास्ट रहता है बट अनरिलायबल है। डिलीवरी नॉट गारंटेड, क्योंकि कई बार वीडियो रुक गई, बीच में अटक गई, तो जब चलेगी तो पुरानी वीडियो थोड़ी चलेगी, जो करंट में चल रही है वो चलेगी, तो पुराना डाटा लॉस्ट हो गया, है ना। तो इसलिए इसको वीडियो कॉल में यूजिंग किया जाता है, वीडियो स्ट्रीमिंग या गेमिंग में इसको यूज किया जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। डाटाग्राम सॉकेट के बारे में वापस से पूछ रहे हैं, तो डाटाग्राम सॉकेट को हम यहाँ से कवर नहीं कर रहे हैं। और वो अब पूछ रहे हैं इसका कोड दो, तो कोड हम देखो भैया कवर नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जावा के सर्वलेट पे। सर्वलेट होता क्या है, सर्वलेट क्या होता है, बेसिकली जावा का जो सर्वर होता है उसी को जावा सर्वलेट बोलते हैं। एक तो होता है नॉर्मल सर्वर, एक होता है जावा खुद का सर्वर देता है। ये जावा सर्वलेट इज ए जावा क्लास दैट हैंडल HTTP रिक्वेस्ट एंड जनरेट HTTP रिस्पॉन्स। यानी कि हम एक वेबसाइट पे गए, तो वेबसाइट पे जाके जो हमें वहाँ दिखेगा वेबसाइट पे, वो सारा HTTP की रिक्वेस्ट है और HTTP का ये रिस्पॉन्स है जो कि जावा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और बेसिकली इट इज़ ए सर्वर साइड कंपोनेंट। मैंने बताया कि ये सिर्फ सर्वर में चलेगा, दैट कैन रन इनसाइड ए सर्वलेट कंटेनर लाइक अपाचे, टॉमकैट, जेटी, इन सब के अंदर ही हमारा जो जावा सर्वलेट चलेगा। अच्छा, हाउ इज डाटाबेस कनेक्टिविटी डन इन जावा सर्वलेट। जावा सर्वलेट में कैसे JDBC काम करता है, तो बेसिकली सबसे पहले ड्राइवर को लोड किया जाता है, कनेक्शन बनाया जाता है, फिर SQL की स्टेटमेंट क्रिएट की जाती है, उसका रिजल्ट आता है, और फिर कनेक्शन क्लोज हो जाता है। इसका कोड नीचे दे रखा है, कोड हमें नहीं करना है, कोड नहीं करना है किसी भी हालत में। कोडिंग पे मत जाना अगर तुम पहले से कोडिंग बैकग्राउंड में नहीं हो तो। सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या होती है, अच्छा एप्लेट की क्या थी, मेरे को एक बार कमेंट में बता देना। और सेम होती है लगभग लगभग इसकी सर्वलेट की। लोड करो, इनिट करो, सर्विस दो, डिस्ट्रॉय करो। इनिट होगा तो डिस्ट्रॉय तो होगा ही, मैंने बताया था। फ्रिज खोलोगे तो बंद तो करोगे ही। लोड तुमने किया है, उससे तुमने सर्विस ली है, यानी खाना खाया, मिठाई खाई है बस फ्रिज से, और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उन्हीं को एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख रखा है। फिर से वापस से पूरा सर्वलेट का पूरा पूरा कोड आ गया, बड़े बड़े कोड हैं। एडवांटेज क्या है सर्वलेट की, पहली बात परफॉर्मेंस देता है, परसिस्टेंस है, रिसोर्स शेयरिंग करता है, पोर्टेबल है क्योंकि जावा में ही लिखा हुआ है, सिक्योर है क्योंकि जावा में ही लिखा हुआ है, जावा की API के अंदर आसानी से घुल मिल जाता है, और ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर के लिए भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं हम इसको। और जो इसके अभी मैंने ऊपर तुम्हें एडवांटेज बताया वो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आ जाओ एरर हैंडलिंग पे जावा की। जावा की एरर हैंडलिंग क्या है, जावा के अंदर
कोई एरर आ जाता है तो उसको हैंडल कैसे किया जाता है, इसे बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर एरर हैंडलिंग जावा के अंदर। कि अगर कोई जावा के मैकेनिज्म में कोई एरर आता है तो उस एरर को जिस भी चीज़ से डील करता है उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। बेसिकली इसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक होती है ट्राई, एक होता है कैच। ट्राई क्या कहता है, ट्राई कहता है कि भैया एक काम करो, ट्राई करो डाटाबेस से कनेक्ट करने का, कि भैया डाटा बेस से कनेक्ट करके देखो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो कुछ एरर आया होगा, तो कुछ एरर ही तो आया होगा, तो उस एरर को कैच करो, कैच कर लो एरर को, और उस एरर को मेरे को बता दो कि भैया एरर क्या था। तो इसे हम बोलते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक, जो कि जावा के अंदर मोस्ट फेमस है। तो ये लिखा है द कोर आइडिया व्रैप रिस्की कोड, जो भी रिस्क कोड है जो मेरे को पता है कि एरर दे सकता है, उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर बंद कर दो और पॉसिबल एरर को कैच करने की चीज करो, और लास्ट में फाइनली और लगा दो। तो भैया ट्राई वाला चीज नहीं चली, एरर आ गया, तो भी लास्ट में एक फाइनली जोड़ दो। फाइनली क्या होगा, फाइनली वाला जितना भी कोड होगा ना, जो फाइनल में करना होगा, तो वो रन कर जाएगा। अब एक्सेप्शन होता क्या है, कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा है उसके बीच में कोई ऐसा एरर आ गया जो कि हमने सोचा नहीं था, लाइक किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना, ये एक एरर है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसा आगे इस चीज को बोलते हैं एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन को हैंडल किया क्यों जाता है, क्योंकि बेसिकली प्रोग्राम बंद ना हो कभी, रिसोर्स सारे क्लीन अप रहे, कोई दिक्कत ना आए, बेटर एरर रिपोर्टिंग और डीबगिंग हो सके, सेपरेट हो सके एरर हैंडलिंग और कोड जो रेगुलर कोड है उससे। एरर हैंडलिंग के मेथड क्या है, मेथड यानी फंक्शन क्या है भैया, एक तो ट्राई है, एक कैच है, एक फाइनली है। और अगर तुम्हें खुद का कोई नया एरर क्रिएट करना है तो थ्रो है, बहुत सारे एरर क्रिएट करने हैं तो थ्रोज है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज मैंने ऑलरेडी बता दिया है ऊपर ऊपर से ही, कि बेसिकली एक एरर थ्रो करना है तो थ्रो है, ज्यादा करने हैं तो थ्रोज है। जेएसपी क्या है, जेएसपी होता है जावा सर्वर पेज। अगर हमें HTML के पेज को रेंडर करवाना है, HTML के पेज को रेंडर करवाना है तो हम जावा सर्वर पेज का यूज करेंगे। जेएसपी क्या है, एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जो कि डायनेमिक वेब पेज को क्रिएट करती है और जावा में HTML का कोड एम्बेड करती है। जब जावा का प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसे बोलते हैं रन टाइम। तो जेएसपी पेज क्या करती है, सर्वलेट्स के वेब कंटेनर का यूज करके हमारी HTML को दिखाने का काम करती है वेबसाइट पे। तो इसके कुछ डिफरेंस है सर्वलेट और जेएसपी में। डिफरेंस क्या है, पहला सर्वलेट क्या करता है, HTTP की रिक्वेस्ट के साथ काम करता है और ये पेज के अंदर मिक्स कर देता है HTML का कोड। ये पूरा प्योर जावा है, ये HTML मिक्स है। ऑफ्टन एक्ट एज एन कंट्रोलर, ये कंट्रोलर की तरह काम करता है और ये खाली जनरेट करने का काम करता है। कैन एक्सेप्ट मैनी प्रोटोकॉल, HTTP के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ये एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये सिर्फ HTTP पे ही काम करेगा। ठीक है, 4-5 पॉइंट बहुत होते हैं। उसके बाद एडवांटेज क्या है जेएसपी की, एक तो सेपरेट करता है बिजनेस के लॉजिक को, आसान कर देता है डेवलपमेंट को। टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है तो बहुत इजी रहती है, ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाता है, तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करती नहीं पड़ती। मल्टी थ्रेडिंग एंड जावा फीचर दोनों तुम्हें देता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये भी जावा बेस्ड है। मेन कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट पे मत जाना क्योंकि मेन कंपोनेंट के अंदर ये जो टैग्स हैं इनको समझने के लिए कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो इनिट होता है, अपने सर्विस देता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, उसके बाद आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर नहीं है। और अब आ जाओ पैकेज पे। पैकेज क्या होता है बेसिकली, पैकेज क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो कि ऑलरेडी जावा के डेवलपर ने बना दी। जैसे एक चीज़ थी जावा डॉट लैंग, इस ये हमें क्या देती है, ये हमें स्ट्रिंग देती है, स्ट्रिंग देती है, स्ट्रिंग नाम से एक चीज़ है वो देती है ताकि हम स्ट्रिंग डाटा डाटा टाइप को यूज़ कर पाएँ, डाटा टाइप को यूज़ कर पाएँ। और ये अपने आप में स्ट्रिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट है या कह सकते हैं क्लास है। ठीक है, ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग नाम से। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, ये पैकेज है। पैकेज इन जावा इज ए नेम स्पेस जो कि डिक्शनरी लाइक डायरेक्टरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, फोल्डर स्ट्रक्चर बोलते हैं, फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, यू कैन थिंक एज ए फोल्डर सिस्टम, फोल्डर सिस्टम की तरह इसको समझो।
और उसके बाद नेम स्पेस मैनेजमेंट वगैरह तो हमने पढ़ लिया है। और वर्ड जावा एपीआई पैकेज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जावा एपीआई क्या होती है, जब हम जेडीबीसी पढ़ रहे थे तब हमने किया था। और कैसे पैकेज को क्रिएट करना है, इसके अंदर बहुत कोडिंग है, सो ये ऑलरेडी स्किप हो गया। लेआउट मैनेजर क्या होता है, अगर तुम कल को जावा के अंदर एक ऐप बनाने लगे, ठीक है, तो कोई एक बटन यहाँ प्लेस हो रहा है, एक बटन यहाँ प्लेस हो रहा है, एक बटन यहाँ प्लेस हो रहा है ना। और अगर देखा जाए तो एक कोई स्क्रीन यहाँ है, एक कोई चीज़ यहाँ है, तो कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस होगी ये चीज़ लेआउट मैनेजर बताता है। ए लेआउट मैनेजर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन हैंडल हाउ कंपोनेंट यूआई कंपोनेंट लाइक बटन लेबल्स पैनल्स कैसे अरेंज होंगे कंटेनर में। जे फ्रेम और जे पैनल छोड़ दो, मोबाइल की स्क्रीन समझ लो, मोबाइल की स्क्रीन के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस होगी वो बताता है हमारा लेआउट मैनेजर। तो इसके कुछ कुछ चीज़ें टाइप्स होते हैं, जैसे फ्लो लेआउट होता है, कि बॉर्डर लेआउट होता है, ग्रिड लेआउट होता है, कार्ड लेआउट होता है, ग्रिड बैग लेआउट होता है, बॉक्स लेआउट, ग्रुप लेआउट, स्प्रिंग लेआउट। ये बेसिकली लेआउट्स क्या हैं, इनको अरेंज करने का तरीका, कि भैया ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, कहाँ रहेगा, इनको लेआउट अरेंज करने का तरीके हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन हमने लास्ट ये जो 13 क्वेश्चन रखा है, ये ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो पूरे के पूरे हर एक पेपर में सिर्फ एक बार दिखाई दिए हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, एक बार दिखाई दिए हैं, तो हमने सोचा इनको कवर अप कर लेते हैं। तो एक इनके ऊपर अगर आपको नजर मारनी है तो मेनली आप मार लेना, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर रीडिंग दिस पीडीएफ। दिस इज द एब्सोल्यूट मटेरियल फॉर जावा इन बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर 2025-26 बैच, टीम नवोक्ता की तरफ से आपको ये मिल रही है, ठीक है। अब 2 मिनट बात और कर लेते हैं। जावा का जो पेपर है बेसिकली वो ज़्यादातर कोडिंग बेस अगर फंस जाता है तो करना क्या है, करनी एक चीज है कि कोडिंग बेस में भी जितनी हो सके आपको थ्योरी लिख के आनी। लिख के आ गया, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये तुम्हें लिख के आया, तो पहले लिख के आओ कि भाई प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड से हमें बेनिफिट क्या होगा। कुछ भी रैंडम चेप आना, पर थ्योरी जरूर लिख के आना, क्योंकि जावा का अगर पेपर खुल गया प्रोग्राम के अंदर तो प्रोग्राम समझना जावा के इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिस बच्चे को कोडिंग नहीं आती है उसके लिए, जिसको आती है उसके लिए इतना मुश्किल हो रहा है, तो जिसको नहीं आती हो तो भूल जाओ। और अगर थ्योरी में फंसा तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनको रेडी कर लेना। जेएसपी हो गया, जेडीबीसी हो गया, ठीक है, एप्लेट हो गया, एप्लेट का व्यूवर हो गया, एप्लेट का व्यूवर हो गया, है ना। जेडीबीसी हो गया, एप्लेट हो गया, एप्लेट का व्यूवर हो गया, और सर्वलेट हो गया, सर्वलेट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ों की एक लेआउट मैनेजर बहुत बार आया हुआ है, लेआउट मैनेजर भी, ठीक है। इन क्वेश्चनों में से ज़्यादातर तुम्हें लॉन्ग में दिखने को मिल ही जाएंगे। बाकी टाइप्स और डाटा टाइप्स बोलेंगे ना, डाटा टाइप्स और ऊप्स के कॉन्सेप्ट, भैया ऊप्स के कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से होते हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमोर्फिज्म, और काफ़ी कुछ है ना। है ना, बहुत सारे 5-6 कॉन्सेप्ट थे ये। इनहेरिटेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इनको जाके पीडीएफ में इनकी एक्चुअली लाइन बाय लाइन पढ़ना, थ्योरी क्या लिखी हुई है, क्योंकि अगर थ्योरी में पेपर खुला तो तुम बच सकते हो, अगर प्रोग्रामिंग में खुला तो तुम्हारी लंका लगनी तय है। पर जहाँ तक मैंने जावा के पेपर देखे थे तो बच ही जाओगे, ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं। बाकी अगर आती है तो भी थ्योरी ज़रूर लिख के आनी है, क्योंकि थ्योरी से नंबर मिल जाएंगे, बाकियों से नंबर मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। और अगर मैं वो देखूं कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, तो बेसिकली 1 घंटा 30 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, जिसके अंदर हमने जावा को अच्छे से स्टडी कर लिया है, पढ़ लिया है कि ऊपर ऊपर से होती क्या है। पीडीएफ खोल के अब तुम्हें देखना जरूर पड़ेगा कि भैया थ्योरी में लिखना क्या है।
लिख के तुम कभी पीडीएफ का नहीं आओगे, आई नो दैट। लिख के तुम अपनी ही मर्जी का आओगे, वही मेरे को पता है। ऊपर ऊपर से बताना एक पर्सन होना चाहिए जो बस समझा दे, वो हमने समझ लिया है। बाकी तो बस अब हम कर ही लेंगे, है ना, वो वाला मामला है। तो मिलते हैं यार तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। नेटवर्किंग की वीडियो भी होप सो शूट हो जाएगी, आ जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई कमी पेशी लगे या कुछ हो, तो भैया कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को नोटिफाई कर देना है कि भैया यहाँ पे कमी पेशी है। ठीक है।